नई नवेली बहू की पिंजरे वाली रसोई। माया बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। नई नवेली बहू माया दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। आइए देवरानी जी, आज से आप इस घर की बहू। ठीक है। माया बहू, आज से तुम सारे खानदान की बहू तो बन गई हो, पर हमारे खानदान के कुछ नियम हैं जो तुम अपने पल्लू में गांठ बांध लो। पहली बात, हमारे घर की बहुएं इस घर की अन्नपूर्णा है। उनका दिन और रात, उनका घर और संसार, उनका रसोई घर ही है, क्योंकि हम अपने घर की बहुओं को अन्नपूर्णा मानते हैं, समझी? ये क्या कर रहे हैं ससुर जी? अन्नपूर्णा किचन ही रसोई है, रसोई ही दिन है, रसोई ही रात है। कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी बहू, तुम दोनों अपनी छोटी देवरानी को हमारे घर के नियम कानून अच्छे से समझा देना। इतना कहकर रामलाल और शारदा अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। नीलम कुसुम अपने अपने पति के साथ कमरे की तरफ चली जाती हैं। वहीं नई नवेली बहू माया अपने पति गौरव के साथ कमरे में आती है। बाहर ससुर जी क्या कर रहे थे? गृह प्रवेश के वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? पापा कह रहे थे कि तुम इस घर की अन्नपूर्णा हो। बस इतनी सी चीज तो मैं समझ गई, वो उनकी फिलॉसफी वाली बातें मुझे समझ नहीं आई। पापा की जो बात नहीं समझ में आई वो तुम्हें भाभी और माँ समझा देंगी। अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। तुम भी कपड़े बदल कर सो जाओ। इतना कहकर गौरव कपड़े बदल कर सो जाता है। माया भी कपड़े बदल कर गौरव के पास सो जाती है। रात बीतती है और अगली सुबह होती है। माया सुंदर साड़ी पहनकर तैयार होती है और हॉल में आती है। अरे वाह माया, तुमने तो बहुत अच्छी साड़ी पहनी है। हाँ, ये मेरी माँ ने शादी के दौरान मुझे दी थी। रामलाल हॉल में आते हैं। अरे वाह छोटे बहू, तुम समय पर उठकर तैयार हो गई। हाँ ससुर जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, इसीलिए मैं सुबह ही उठकर जल्दी तैयार हो गई। शुभ बहू, लगता है तू मेरी बात समझ गई हो। चलो ठीक है, अब जल्दी से अपनी पहली रसोई बनाओ, हमें भूख लगी है। माया, शारदा, नीलम और कुसुम के साथ रसोई में आती है। रसोई घर में मिट्टी के चूल्हे रखे हुए होते हैं और रसोई घर में भी एक खिड़की खुली नहीं होती। देवरानी जी, आप अपनी पहली रसोई में क्या बनाने वाली हैं? मुझे तो अपने ससुराल के लोगों की पसंद नहीं पता, आप बताइए किसे क्या पसंद है। मैं सबकी पसंद का खाना बना दूंगी। तुम्हारे ससुर जी को पूड़ी और आलू की सब्जी बहुत पसंद है और मुझे सादे दाल चावल। तुम्हारे बड़े जेठ को पनीर के पराठे बहुत पसंद है और तुम्हारे छोटे जेठ को पुलाव वाले चावल और शाही पनीर बहुत पसंद है। और आप लोगों को और मेरे गौरव को? पीछे से रामलाल की आवाज आती है। अरे छोटी बहू, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कैसी पापा जी? मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की। तुमने अभी अपने पति का नाम लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति का नाम लेते हुए? शारदा, तुम चुप क्यों खड़ी हो? तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू अपने पति का नाम ले रही है और तुम उसे समझा नहीं पा रही हो। ए जी, गुस्सा मत कीजिए, नई बहू है, उसे अभी हमारे घर के तौर तरीके नहीं पता है, मैं सब समझा दूंगी। इतना कहकर रामलाल रसोई घर के दरवाजे से लौट जाते हैं। बहू, अब आगे से गलती से भी कभी अपने पति का नाम अपनी जुबान से मत निकालना। इस घर में सिर्फ रसोई घर के नियम ही सख्त नहीं हैं, और भी कई नियम कानून हैं जो तुम्हें मानने पड़ेंगे। नियम कानून? कैसे नियम कानून? वो सब छोड़ो, पहले तुम अपनी पहली रसोई बनाओ, वरना तुम्हारे जेठ और ससुर दोबारा दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगेंगे। माया बहू, सबसे पहले तो मिट्टी के चूल्हे को लीप कर उसकी पूजा करो, उसमें लकड़ी लगाकर चूल्हा जलाओ, उसके बाद तुम्हें जो पकाना है पकाओ। माया आटा गूंथकर अपने ससुर के लिए पूड़ियां तलती है और आलू दम की सब्जी बनाती है। दोनों जेठों के लिए पनीर के पराठे, पुलाव और शाही पनीर बनाती है। और माया अपनी सास के लिए सादे दाल चावल बनाती है। वहीं गौरव के लिए मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाती है। माँ जी, मैंने सबके लिए खाना बना लिया है, चलिए सभी को बाहर परोसते हैं। नहीं बहू, तुम अंदर ही रहो, सारा खाना मैं परोस देती हूँ। नहीं माँ जी, आप लोग भी खाने पर बैठ जाइए। जेठानी जी, आप लोग भी खाने पर बैठ जाइए, सभी को खाना मैं परोस दूंगी। नहीं देवरानी जी, हम भी आपके साथ ही खाएंगे और माँ जी भी आपके साथ ही खाना खाएंगी। वो सिर्फ बाहर परोसने जा रही हैं, क्योंकि घर की औरतें ससुर और अपने जेठ के सामने नहीं जाती। हमारे खानदान की बहुएं जेठ और अपने ससुर के सामने नहीं जाती हैं। ये कैसी दकियानूसी बातें हैं? इस रसोई घर में एक भी खिड़की नहीं है और चूल्हे में लकड़ी के धुएं से मेरी आंखें भर आई हैं। मुझे बाहर जाना है। बाहू, आज तेरा पहला दिन है ना, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है। कुछ देर रुको, अभी थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। शारदा तुरंत रसोई घर में आती है। अरे नीलम बहू, जल्दी से चूल्हा जलाकर पापड़ सेक लो। मैं तो भूल गई थी, तुम्हारे ससुर को खाने के साथ पापड़, चटनी, अचार ये सब चाहिए होता है। पूरी सब्जी के साथ भी इतनी सारी चीजें ससुर जी को लगती हैं? अरे हम तुम्हें बताना भूल गए थे, हमारे रसोई घर में पूर्ण रसोई बनती है। मतलब खाना तो बनता ही है, साथ में पापड़, चटनी, अचार और सभी के लिए अलग अलग तरह के मीठे भी।
मैं जब तक पापड़ सेकती हूँ तब तक तुम अलग अलग तरह के 3-4 मीठे की तैयारी कर लो। नीलम चूल्हा जलाकर पापड़ सेक कर शारदा को देती है। वहीं माया एक बार फिर चूल्हे के सामने बैठती है और मीठा बनाने की तैयारी शुरू करती है। क्या क्या बना रही हो मीठे में? आपने कहा अलग अलग तरह की मिठाई बनानी है तो मैंने हलवा तो बनाया ही है। अब मैं सोच रही हूँ रसगुल्ला, गुलाब जामुन और जलेबी भी बना लेते हैं। हाँ ठीक है। ये चूल्हे का धुआं कितना तेज अब आंखों में लगने लगा है। रसोई घर की वो खिड़की खोलिए ना। नहीं, हरगिज नहीं, गलती से भी रसोई घर की कोई भी खिड़की मत खोलना। यह कैसी बकवास कर रहे हैं आप? मेरे सामने धुआं भर गया पूरा। खिड़की खोलिए वरना मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ सही से। तुम चूल्हे के पास से उठो और थोड़ी देर साइड में जाकर खड़ी हो जाओ, पर रसोई घर की कोई भी खिड़की नहीं खुलेगी। कुसुम माया को लेकर रसोई घर के कोने में खड़ी हो जाती है और माया को पानी पिलाती है और नीलम चूल्हे के सामने बैठकर मिठाई बनाने लगती है। सारी मिठाई बनाने के बाद शारदा बाहर ले जाकर घर के मर्दों को मिठाई परोसती है। गुलाब जामुन टेस्टी हैं। हाँ, रसगुल्ले भी अच्छे बने हैं। मेरी फेवरेट मूंग दाल का हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है। नई नवेली बहू ने अपनी रसोई में हर चीज अच्छी बनाई है। उसे मेरी तरफ से नेक दे देना और कहना कि ऐसी ही रसोई बनाई। इतना कहकर रामलाल अपनी जेब से 1100 रुपए निकालकर शारदा के हाथ में रख देता है। सभी मर्द अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शारदा रसोई घर में आती है। लो माया बहू, तुम्हारे ससुर और दोनों जेठों ने तुम्हें शगुन में दिया है। माँ जी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है इस रसोई घर में। क्या अब मैं रसोई घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ? नहीं बहू, अभी तो तेरे ससुर बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये खिड़की तो खोल सकते हैं। गर्मी से मेरा बुरा हाल हो गया है और आंखें भी जल रही हैं। फेफड़ों में भी धुआं भर चुका है। नहीं बहू, गलती से भी कोई खिड़की मत खोलना। क्यों माँ जी, हम कोई खिड़की क्यों नहीं खोल सकते? बहू, ये घर की परंपरा है, रिवाज है। रसोई घर में घर की कोई भी खिड़की नहीं खुलती है। तेरे ससुर ने रसोई घर की सारी खिड़कियां अपने हाथों से बंद की हैं। बंद रसोई घर में रोज रोज खाना मैं नहीं बना सकती माँ जी। बहू, शुरू शुरू में ऐसा लगता है, पर हम भी तो रोज इसी रसोई घर में खाना बना रहे हैं। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब बहस मत करो। आज तुम्हारी पहली रसोई अच्छे से पूरी हो गई। इसी तरह आज का दिन बीतता है। अगली सुबह माया बिना घूंघट लिए तैयार होकर नीचे आती है। माया बहू, क्या तुम दिन पर दिन संस्कार भूलती जा रही हो? अभी तुम्हें 2 दिन नहीं हुए ससुराल में आए हुए और तुमने घूंघट हटाकर घूमना शुरू कर दिया। अरे तुम्हें जरा भी शर्म लिहाज नहीं है क्या? सामने तुम्हारे ससुर खड़े हैं और तुम्हारे 2 जेठ बैठे हुए हैं। उस दिन तुमने अपने पति का नाम लिया और आज ये हरकत। ससुर जी, इतनी तेज गर्मी है। इस गर्मी में घूंघट करना बहुत मुश्किल है। दम घुटता है और ऊपर से रसोई घर में आपने खिड़कियां भी बंद कर रखी हैं। उन्हें खोलने की इजाजत भी नहीं है। बिल्कुल बहू, रसोई घर में कोई भी खिड़की कभी नहीं खुलेगी। हमने उन खिड़कियों को अपने हाथों से बंद किया है और हमारे घर की बहुएं हमेशा घूंघट करके ही रहती हैं। अपनी सास को देखो, आज तक घूंघट करती है। अपनी जेठानियों को देखो, आज भी वो घूंघट करती हैं। तुम तो नई नवेली बहू हो, जल्दी से घूंघट करो। माया साड़ी के पल्लू से घूंघट करके अपना चेहरा ढक लेती है और चुपचाप रसोई घर में चली जाती है। माया रसोई घर में आती है। बहू, मैंने तुम्हें कल बताया था ना, गलती से भी अपने सिर से पल्लू मत हटाना। देखो देवरानी जी, आपकी छोटी सी भूल की वजह से आपको सुबह सुबह कितनी डांट सुननी पड़ी। इतनी सी घूंघट की वजह से ससुर जी ने मुझे इतना डांटा। आजकल तो कोई भी घूंघट नहीं करता। ये कैसी रूढ़िवादी परंपराएं हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बहू, तुम जिस घर में बहू बनकर आई हो, इस घर की मर्यादा है, नियम कानून है जो हर बहू को मानना पड़ता है। मैं खुद अभी तक मान रही हूँ। सुबह अपने पति से पहले उठना, सबके लिए समय पर खाना बनाना, हमेशा साड़ी पहनना और घूंघट करना, अपने पति के खाने के बाद खाना खाना, उनके सोने के बाद घर का काम खत्म करके सोना, और सबसे बड़ी बात, बिना घर के पुरुष की इजाजत के घर के बाहर नहीं जाना और बिना मतलब उनके सामने भी नहीं आना। जो भी करना है इसी रसोई घर में करना। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे मुझे पिंजरे वाली रसोई मिली है। मैं शादी करके नई नवेली बहू आई हूँ और आपने रसोई घर को पिंजरा बनाकर मुझे इसमें बंद कर दिया है। मैं इस तरह इस रसोई घर में नहीं रह सकती। मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे आंगन में जाना है। मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से मैंने ठंडी हवा महसूस ही नहीं की। माया रसोई घर से बाहर निकलने लगती है। नीलम आगे बढ़कर माया का हाथ पकड़ लेती है। छोड़िए जेठानी जी मेरा हाथ। मैं जा रही हूँ आंगन में। मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे नहीं रहना इस बंद रसोई घर में। मैं इस चूल्हे के धुएं में घुट घुट कर नहीं जी सकती। देवरानी जी, हमारी बात मानिए। घूंघट नहीं पहनने पर आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। अगर आप गलती से देहरी तक चली गई तो शायद ही कभी वापस आ पाएंगी। ऐसा क्यों? यही इस घर का नियम है। आप समझ जाइए कि यही रसोई घर ही आपकी दुनिया है। रात है, दिन है, घर है, संसार है। यहीं आपको रहना है, यहीं आपको मरना है। समझी?
माया अपनी सास और जेठानियों की बात मान जाती है और अपने ससुराल के नियम कानून मानकर पिंजरे वाली रसोई में दिन बीतने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक रात घर की औरतें घर के मर्दों का इंतजार कर रही होती हैं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, ये लोग तो आ नहीं रहे हैं, चलिए हम लोग चलकर खाना खा लेते हैं। अरे नहीं बहू, जब तक तेरे ससुर खाना नहीं खा लेते मैं खाना नहीं खा सकती। हम लोग भी तुम्हारे जेठ के खाना खाए बिना खाना नहीं खाते हैं, आने दो फिर खाना खाएंगे। पर कब तक आएंगे वो लोग? 11 बज चुके हैं। अगर वो लोग रात भर नहीं आते हैं ना तो हम लोग रात भर खाना भी नहीं खाएंगे, समझी बहू? इसलिए उनका इंतजार करो। रामलाल अपने तीनों बेटों के साथ घर वापस लौटता है। चलिए देवरानी जी, रसोई घर में चलिए, ससुर जी आ गए। नीलम और कुसुम माया को लेकर रसोई घर में जाती हैं और सबकी थाली परोसती हैं। आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे हाँ भाई, लेकर आओ, बहुत जोर की भूख लगी है। शारदा रसोई घर में आती है और थालियां लेकर रामलाल और बेटों के सामने परोसती है। अरे इनसे पूछे तो सही कि इन्होंने इतनी देर क्यों कर दी? बिल्कुल नहीं, घर की औरतें मर्दों से सवाल नहीं करती। सभी मर्द खाना खाकर उठ जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद घर की बहुएं खाना खाती हैं। अब जाकर जान में जान आई, इतनी जोर की मुझे भूख लगी थी, मैं क्या ही बताऊं। आप लोग भी ना फालतू के नियम कानून मानते हैं और मुझे भी जबरदस्ती मानने पड़ते हैं। बहू, ये फालतू के नियम कानून नहीं है, हमारे पुरखों के जमाने से चले आ रहे नियम कानून है। ठीक है सासू माँ, जो भी हो, अब मैं चली सोने। ठीक है बहू, तू सोने जा, मैं रसोई घर के सारे जूठे बर्तन धोकर साफ करके सो जाऊंगी, तुम लोग जाओ सोने। नहीं माँ जी, आप क्यों रसोई घर के बर्तन धोएंगी? आप सब जाकर सो जाइए, मैं रसोई घर के सारे बर्तन धोकर सो जाऊंगी। अरे हम सभी जाकर सो जाते हैं ना, सुबह उठकर बर्तन धो लेंगे। हरगिज नहीं बहू, तेरे ससुर जी सुबह आते ही सबसे पहले रसोई घर में झांकते हैं। अगर उन्होंने जूठे बर्तन देख लिए तो महाभारत हो जाएगी, और वैसे भी रात में जूठे बर्तन रखकर नहीं सोया जाता है। अगर ऐसी बात है तो आप सभी जाकर सो जाइए, घर की सबसे छोटी बहू मैं हूँ, मैं रसोई घर के सारे जूठे बर्तन धोकर और साफ सफाई करके सो जाऊंगी, आप लोग जाकर आराम करिए। माया की बात मानकर माया की दोनों जेठानियां और सास अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। माया रसोई घर के सभी झूठे बर्तन धोती है, फिर पूरे रसोई घर की साफ सफाई करती है और चूल्हा साफ करती है। देर रात माया अपने कमरे में आती है। ये कैसे ससुराल में आ गई हूँ जहाँ रसोई घर पिंजरा है और अजीब अजीब नियम कानून है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पिंजरे से आजादी पाकर रहूंगी। इतना कहकर माया सो जाती है और फिर अगले दिन तैयार होकर घूंघट करके अपने ससुर के सामने आती है। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ससुर जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझसे पूछना है? जाओ अपनी सास से पूछो, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? नहीं ससुर जी, मेरे सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं। माया, ऐसी क्या बात है, तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बाद में जवाब दे दूंगा। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त ससुर जी से ही पूछना है। अच्छा ठीक है बहू, पूछो। पिताजी, मुझे ये पूछना है कि हमारे घर की औरतों को पिंजरे वाली रसोई क्यों दी गई है? हम लोग रसोई घर से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? रसोई घर ही हमारी दुनिया संसार है, ऐसा आपने क्यों कहा? और हमें कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले घर के मर्दों से पूछने की क्या जरूरत है? जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से मैंने घर की दहलीज पार करके पड़ोसियों से भी नहीं मिली हूँ। मुझे पता तक नहीं कि हमारे पड़ोस में कोई रहता है या नहीं। रहता है तो कैसा आदमी है, कैसी औरत है? बहू, यही हमारे खानदान की परंपरा है, यह हमारे पूर्वजों के बनाए हुए नियम है जो हम सदियों से मानते आ रहे हैं। मेरे पूर्वजों ने माना, मेरी परदादी ने माना, मेरी दादी ने माना, अब मेरी पत्नी मान रही है और अब तुम्हें भी मानना पड़ेगा। पिताजी, ये नियम गलत है। आजकल के जमाने में औरतें आगे बढ़ रही हैं, कोई शिक्षा में आगे बढ़ रही हैं, कोई काम के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अरे बस करो छोटी बहू, तुम कुछ ज्यादा ही पिताजी से जुबान लड़ा रही हो। पिताजी से इतने सवाल जवाब करने की हिम्मत आज तक हमने भी नहीं की। बहू, समाज की औरतें क्या कर रही हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे खानदान की मेरी बहुएं क्या कर रही हैं मुझे उससे फर्क पड़ता है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी बहुएं हमारे खानदान के नियम कानून मानकर चलें, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर रामलाल वहां से चले जाता है। ये क्या किया माया, तुमने पिताजी को नाराज कर दिया। तुम्हें अगर कुछ पूछना था तो पहले माँ से या मुझसे पूछ लेती। मैंने कुछ गलत नहीं पूछा। सभी को आजादी और स्वतंत्रता का अधिकार है। इस तरह पिंजरे वाली रसोई में कब तक मैं बंद रहूंगी? बहू, बस अब ये बात यहीं खत्म करो, चलो चुपचाप रसोई घर के अंदर, बहुत काम बचा हुआ है। तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया ना, अब बात खत्म करो। शारदा माया को अपने साथ रसोई घर में ले जाती है। माया को अभी भी अपने सवाल का पूरा जवाब नहीं मिला होता। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन माया रसोई घर में चूल्हा जलाकर खाना बना रही होती है। पूरा रसोई घर धुएं से भरा होता है। ये कैसे रसोई घर में फंस गई हूँ मैं? पूरा रसोई घर धुएं से भर गया, आंखें जल रही हैं।
सांस नहीं लिया जा रहा है, फिर भी मैं रसोई घर से बाहर नहीं निकल सकती। यदि बाहर निकलूंगी तो कोई ना कोई आकर टोक देगा। बाहर से माया को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अरे ये तो शायद आइसक्रीम वाले की आवाज है। आइसक्रीम खरीदती हूँ, इस गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी। इतना कहकर माया रसोई घर से निकलकर घर की चौखट की तरफ आती है। माया चौखट पार करने ही वाली होती है। बहू रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? ससुर जी, मैं बस बाहर जा रही हूँ, बाहर आइसक्रीम वाला आया है। बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की कोशिश करने की? तुमने अपने पति से पूछा कि नहीं कि तुम बाहर जाओ या नहीं जाओ? अरे तुम घर की दहलीज पार कर सकती हो या नहीं, और तुम सीधे घर से बाहर निकलने का फैसला करने लगी। पिताजी, मैं बस अपने ससुराल के बाहर ही जा रही हूँ। वो रहा बाहर आइसक्रीम वाला खड़ा है। अगर मैं उसे आंगन से आवाज दूं तो वो खुद आइसक्रीम दे जाएगा। घर के सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और बहुएं घूंघट कर लेती हैं। क्या हुआ पिताजी, आप माया को क्यों डांट रहे हैं? ये अपनी पत्नी से ही क्यों नहीं पूछता? आज तेरी पत्नी वो करने जा रही थी जो इस घर की औरत ने आज तक कभी नहीं किया। अगर आज तेरी पत्नी ने घर की दहलीज पार कर दी होती तो मैं उसे अब कभी अपनी बहू नहीं मानता। माया, अब इससे ज्यादा तुम्हें क्या समझाया जाए? तुम्हें इतना समय हो गया घर में आए हुए, तुम्हें नहीं पता कि हमारे घर की बहुएं घर की दहलीज पार नहीं करती? मैं रसोई घर में बैठे बैठे मेरा दम घुटने लगा था। उसी वक्त मुझे आइसक्रीम वाले की आवाज सुनाई दी तो मैं बस एक आइसक्रीम लेने बाहर निकलने वाली थी, वो भी आंगन तक। इतना तो एक औरत अपने ससुराल में घूम ही सकती है। बिल्कुल नहीं बहू, मैंने क्या कहा था तुम्हें? जिस दिन तुमने पहली बार ससुराल में कदम रखा था उसी दिन समझा दिया था। हमारे घर की बहुएं अन्नपूर्णा होती हैं। आज से इस घर की दहलीज ही तुम्हारा संसार है, तुम्हारा रसोई घर में ही तुम्हारा दिन है, तुम्हारी रात है। मैं नहीं मानती ऐसी दकियानूसी बात को। एक रसोई घर किसी औरत का दिन या रात कैसे हो सकता है? माना कि औरत होने के नाते खाना पकाना, अपने परिवार का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके गुलाम हैं और हमें रसोई घर को एक पिंजरा बनाकर उसमें बंद कर देना चाहिए। माया, चुप हो जाओ, अब इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलो हमारे साथ। नहीं, हरगिज नहीं। पहले भी आप लोग मुझे चुप कराकर ले गई और मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं पूछती हूँ, अगर कल को कोई इमरजेंसी होती है तो क्या तब भी यही देखा जाएगा कि घर की बहुएं दहलीज पार नहीं करेंगी? क्या घर की बहुओं के लिए उनकी रसोई ही सब कुछ है? क्या सारी चीजें रसोई घर में है? क्या खुला आसमान रसोई घर में है? क्या बाहर की रंगत रसोई घर में है? अरे आपकी रसोई घर में तो ठंडी हवा तक नहीं आती। माया की बात पूरी होते ही रामलाल बिना कोई जवाब दिए चुपचाप घर से बाहर निकल जाते हैं। माया की दोनों जिठानियां और शारदा रसोई घर में चली जाती हैं और माया अकेली खड़ी रह जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। माया रसोई घर को ही अपनी दुनिया मानने लगी थी। तभी एक दिन पड़ोसन कांति माया के ससुराल आती है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते कांति जी, कहिए कैसे आना हुआ? आपके घर की बहुएं तो बाहर आती नहीं, तो मैंने सोचा घर आकर ही अपने बेटे की शादी का न्योता दे आऊं। हम अपने घर से ही अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। आप लोग पूरे परिवार के साथ जरूर आइएगा। जी, आप हमारे पड़ोसी हैं, आपने हमें बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। हम आने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, आप पड़ोसी होकर कहते हैं कोशिश करेंगे। आप जरूर आइएगा। आप नहीं तो कम से कम आपके घर की बहुएं और आपकी पत्नी तो शादी में आ ही सकती हैं। अच्छा ठीक है, हमारे घर की औरतें भी आपके बेटे की शादी में जरूर आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन बाद ही शादी है, जरूर आइएगा। इतना कहकर कांति वापस चली जाती है। रसोई घर में बैठी माया, नीलम और कुसुम सारी बातें सुन रही होती हैं। क्या कहा ससुर जी ने? हमारे घर की औरतें शादी में जाएंगी? क्या सच में हमें घर से बाहर जाने देंगे? लगता है देवरानी जी, आपने जो ससुर जी से सवाल जवाब किया था उसी वजह से उन्होंने कह दिया कि घर की औरतें भी शादी में जाएंगी, वरना आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। माँ जी, एक बार आप ससुर जी से पूछकर बताइए ना। अगर उन्होंने सच में हमें जाने दिया तो हमें बहुत सारी तैयारी करनी है, बिंदी, कपड़े, सैंडल, बहुत कुछ लेना है। ठीक है, मैं रात में उनसे पूछकर कल तुम्हें बताऊंगी। शारदा इतना कह ही रही होती है कि तभी हॉल से रामलाल की आवाज आती है। शारदा, जरा बाहर आओ, बहुओं के साथ बाहर आना। शारदा अपनी तीनों बहुओं के साथ घूंघट करके हॉल में आती है। साथ ही तीनों बेटे भी हॉल में आ जाते हैं। हमारी पड़ोसन कांति आई थी, उनके घर में शादी है। उन्होंने हमारे घर की औरतों और बहुओं को बुलाया है। अगर तुम लोग जाना चाहो तो जा सकती हो। इतना कहकर रामलाल चुपचाप घर से बाहर चला जाता है और बाकी मर्द भी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सुनो माया बहू, तेरे ससुर हमें घर के बाहर जाने देने के लिए मान गए हैं। अब जितना बाहर जाना है जा सकती है। मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद किसी की शादी में जाऊंगी। मैं तो अच्छे से तैयार होंगी। इसी तरह 2 दिन बीतते हैं और आज शाम कांति के घर शादी होती है। माया, नीलम और कुसुम रसोई घर में ही तैयार हो रही होती हैं। ये क्या मतलब हुआ? हम तैयार भी हो रहे हैं तो रसोई घर में, अपने अपने कमरे में तैयार नहीं हो सकते क्या? अरे छोड़ो ना देवरानी जी, ये खुशी मनाइए कि हम लोग तैयार होकर बाहर जा रहे हैं, चाहे रसोई घर में तैयार हो या कमरे में।
अरे अच्छा है ना, हम सब साथ में तैयार हो रहे हैं। आप ये बताइए मैं लाल बिंदी लगाऊं या हरी? नहीं नहीं, पहले ये बताइए मैं साड़ी का पल्लू दाहिने तरफ से लूं या बाएं तरफ से? मुझे नहीं पता, पहले आप लोग ये बताइए कि मैं अपने बाल इस तरफ निकालूं या इस तरफ, किस तरफ से अच्छे लग रहे हैं? अरे तुम लोग तो इतनी खुश हो जैसे पड़ोस में शादी नहीं तुम्हारी खुद की शादी हो। अरे इस पिंजरे वाले रसोई घर से बाहर निकलना किसी शादी की खुशी से कम थोड़ी है माँ जी। इतना कहकर शारदा और तीनों बहुएं खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ रामलाल कांति के घर में शादियों की तैयारी के बीच खड़ा होता है। क्या हुआ कांति बहन, आप इतनी परेशान क्यों हैं? सभी तैयारियां तो सही चल रही हैं। नहीं भाई साहब, जो हलवाई खाना बना रहा था वो अचानक कहने लगा कि अब मैं खाना नहीं बना सकता, मेरी तबीयत खराब लग रही है। क्यों, क्या हो गया उसे? शायद गर्मी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी गलती भी नहीं है, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है और इतने सारे मेहमानों का खाना बनाना है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे बचे हुए मेहमानों का खाना बनेगा। अभी तो सिर्फ आधे मेहमानों का खाना बना है। घबराइए मत, हम इतने सारे लोग हैं, हम कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर कर लेंगे। वैसे कितने मेहमानों का खाना बन चुका है और कितना बनाना बाकी है? अभी तो पूरे 500 मेहमानों का खाना बनाना बाकी है। 500 मेहमानों का खाना बनाने का राशन कहाँ है? वो सब तो वहीं रखा है जहाँ खाना बन रहा था। बेटो चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं सारा राशन अपने घर ले जा रहा हूँ। हमारे घर की औरतें कुछ ही देर में सभी मेहमानों का खाना बना देंगी। क्या घर की औरतें खाना बना देंगी? बिल्कुल, हमारे घर की औरतों की दुनिया ही रसोई घर है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रामलाल अपने बेटों के साथ राशन का सारा सामान उठाकर अपने घर के रसोई घर में लाकर रख देता है। इतने सारे राशन का सामान आप एक साथ क्यों लेकर आए हैं? ये सब कांति जी के यहाँ से लेकर आया हूँ। शादी में से? पर क्यों? माँ, कांति जी के बेटे की शादी में जो हलवाई खाना बना रहा था उसकी तबीयत खराब हो गई है। 500 मेहमानों का खाना बनाना है और पिताजी ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। दादा, तुम बहुओं के साथ मिलकर फटाफट 500 मेहमानों का खाना बनाओ। गौरव, तुम बाहर बैठो, कुछ भी सामान कम पड़े तो तुरंत लेकर आना। हमारे पड़ोस में शादी है, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ठीक है पिताजी, बेइज्जती नहीं होगी। तुम लोग खाना बनाना शुरू करो, मैं कांति जी के साथ मेहमानों का ध्यान रखता हूँ। बहू जल्दी चूल्हा जलाओ। ये क्या बात कर रही है माँ जी, हम तो शादी में जा रहे थे। 500 मेहमानों का खाना बनाने की बात कहाँ से आ गई? बहू तुम्हारे ससुर ने जो जिम्मा लिया है उनकी इज्जत मेरी इज्जत है। उनके लिए जरूरत पड़े तो मैं मर भी सकती हूँ। ये तो सिर्फ 500 लोगों का खाना है। अगर बात ससुर जी की इज्जत की है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। चलिए माँ जी, खाना बनाना शुरू करते हैं। अरे वाह देवरानी जी, आप तो हमारे घर के नियम कानून अच्छे से समझने लगी हैं। नियम कानून का तो पता नहीं, पर अपने ससुर की इज्जत जरूर रखूंगी जेठानी जी। मैं पूड़ियाँ बेल कर तलती हूँ, आप लोग सब्जी की तैयारी कर लीजिए। छोटी दीदी मिठाई बना लेंगी। माँ जी आप बस हमें बताती रहिए। ठीक है बहू, मैं देखती भी रहूंगी और पूड़ियों के लिए आटा भी गूंथती रहूंगी। सभी रसोई घर में अपने अपने काम में लग जाते हैं और तीनों चूल्हे जलाकर खाना बनाना शुरू कर देते हैं। शारदा आटा गूंथती है, माया पूड़ियां बेलकर तलती है और नीलम सब्जी बनाती है और कुसुम मिठाई की चाशनी बनाती है। धीरे धीरे पूरा रसोई घर धुएं से भर जाता है। अरे बहुओं जल्दी रसोई घर से बाहर निकलो, पूरा रसोई घर धुएं से भर गया है। माँ जी हम चूल्हे को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, बस खाना बनने ही वाला है। माया बिना कुछ बोले चूल्हे के सामने बैठकर लगातार पूड़ियां तलती रहती है। माया की आंखों से पानी बह रहा होता है और चेहरा पसीने से भीग जाता है। गौरव रसोई घर में झांक कर देखता है। अरे ये क्या, सब चूल्हे से हट गई हैं, पर माया अभी भी पूड़ियां तल रही है। इतना धुआं है फिर भी उठ क्यों नहीं रही है? बहू थोड़ी देर के लिए पूड़ियां छोड़ दे, काफी हो गई हैं, बाद में बना लेंगे। नहीं माँ जी, अगर पूड़ियां कम पड़ गई तो ससुर जी की बेइज्जती हो जाएगी और ये मैं नहीं होने दूंगी। पिताजी माया को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि माया सिर्फ सवाल करती है, पर असल में माया उनकी इज्जत रखने के लिए हर हद तक जा रही है। इसी तरह शादी में जाने के बजाय माया, शारदा, नीलम और कुसुम मिलकर 500 मेहमानों का खाना बनाती हैं। सभी मेहमान पेट भरकर खाना खाते हैं और पड़ोसन कांति अपने बेटे की शादी कुशल मंगल तरीके से पूरी कर लेती है। और फिर अगले दिन कांति कुछ पड़ोसन के साथ खड़ी होती है। अरे कांति बहन, मुझे कल रात को पता चला कि तुम्हारे बेटे की शादी में सारा खाना शारदा बहन के घर से बनकर आया है। सारा तो नहीं, पर आधे मेहमानों का खाना तो उन्हीं के घर से बनकर आया है। पर कांति बहन ऐसा क्यों? तुमने तो हलवाई रखा था ना। अरे हलवाई की तो गर्मी से तबीयत खराब हो गई, उसने आधे मेहमानों का ही खाना बनाया। फिर रामलाल जी आए और सारा राशन अपने घर ले गए और बोले कि पड़ोस की शादी है, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। फिर उनके घर की औरतें शादी में आने की जगह अपनी रसोई में बैठकर खाना बनाने लगी। और सच बताऊं, आखिर समय तक, जब तक आखिरी मेहमान ने खाना नहीं खा लिया, उनकी छोटी बहू तो पूड़ियां ही तलती रह गई।
अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? उनके घर में तो एलपीजी गैस भी नहीं आती, मतलब चूल्हे पर खाना बनता है, और उनकी रसोई घर में तो एक भी खिड़की नहीं है। 500 लोगों का खाना बंद रसोई घर में बनाना मजाक थोड़ी है। मैं भी हैरान हूँ, पता नहीं कैसे कर लिया उन्होंने। माया लाल आंखों और आंखों के नीचे काले घेरे लिए खांसते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है। क्या हुआ बहू, इतना खांस क्यों रही है और आंखें इतनी लाल क्यों हैं? कुछ नहीं माँ जी, बस कल चूल्हे के सामने ज्यादा देर बैठी थी, उसी धुएं से आंखें लाल हो गई हैं। देवरानी जी, हम कह रहे थे ना चूल्हे के सामने से हट जाइए, पर आप ही जिद पर अड़ी थी। देखिए हाथ की चमड़ी भी झुलस गई। कोई बात नहीं हाथ की चमड़ी को कुछ भी हो जाए, ससुर जी की बेइज्जती तो नहीं हुई ना। चलिए खाना बनाते हैं। माया रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। बड़ी बहू छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। खाना तो बना रही है पर धुआं फेफड़ों में भर गया है। माया गीली लकड़ी चूल्हे में डाल देती है, जिससे रसोई घर काले धुएं से भर जाता है। माँ जी, ये तो काला धुआं और खतरनाक है। घबराओ मत, गीली लकड़ी डाल दी है, सूख जाएंगी। धुआं थोड़ा चढ़ता है और माया चूल्हे के सामने बेहोश पड़ी होती है। माँ जी देखिए, देवरानी जी बेहोश हो गई। अरे माया बहू उठो, ये क्या हो गया? माँ जी, धुआं कम ही नहीं हो रहा है। माँ क्या कर रही हैं आप लोग? जल्दी माया को बाहर निकालिए। खबरदार किसी ने बहू को रसोई घर से बाहर निकाला तो यहाँ मैं और उसके जेठ बैठे हैं। पिताजी, अगर ऐसा है तो आप जाइए बाहर। कैसी बातें कर रहा है तू? मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा भाई। अरे हमारी घर की बहुएं दहलीज पार नहीं करती। ये क्या बकवास है, अब मुझसे नहीं सहा जाता। शारदा तुरंत रसोई घर की खिड़की खोल देती है। शारदा, मेरी बंद की हुई खिड़की खोलने की हिम्मत कैसे हुई? गौरव बेहोश माया को कंधे पर उठाकर घर से बाहर चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद गौरव माया को वापस लेकर आता है। रुक जा गौरव, तूने मेरी बात नहीं मानी, आज से मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानता। ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो आपका खून है। उसने परंपरा तोड़ी है। तभी माया गौरव का हाथ पकड़ के घर के अंदर चली जाती है। मेरे मना करने के बाद भी तुम घर के अंदर आने की हिम्मत कर रही हो। माफ कीजिएगा ससुर जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। एक बार सिर्फ मेरी बात मान लीजिए, सिर्फ एक बार। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आई, अगर मैं आपको नहीं समझा पाई, तो मैं हमेशा के लिए इस घर के रसोई घर को ही अपनी दुनिया मान लूंगी। कहो, क्या कहना है तुम्हें? ससुर जी, आपको सिर्फ 1 घंटा उस रसोई घर में बैठना है, चूल्हा जलाकर। कुछ नहीं करना है आपको। 1 घंटे में आप वो महसूस करेंगे जो इस घर की औरतें सालों से महसूस करती आई हैं और शायद कभी बता नहीं पाई। ठीक है, मुझे मंजूर है। 1 घंटे ही रसोई घर में बैठना है ना? आज तुम्हारी वजह से एक मर्द होकर भी मैं रसोई घर में बैठूंगा। रामलाल रसोई घर के तख्ते पर जाकर बैठ जाता है और माया चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग जला देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और रसोई घर धुएं से भरने लगता है। अरे मुझे सांस क्यों नहीं आ रही है? अरे ये आंखों में जलन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिर्च रगड़ रहा हो। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा सिर फट रहा है, आंखें जल रही है, अरे छाती जल रही है। नहीं, मैं नहीं रह सकता अब यहाँ पर। कुछ ही देर में रामलाल रसोई घर से भागकर बाहर आ जाता है और हांफते हुए सांस लेने लगता है। क्या हुआ? अरे पागल हो गई हो क्या? अरे रसोई घर में इतना धुआं था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था, आंखें जल रही थी, सिर फट रहा था। ससुर जी, यही सब माँ जी रोज महसूस करती हैं, सालों से सहती आ रही हैं। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं, रुको। ससुर जी, हमें रसोई घर में काम करने से, आप लोगों की सेवा करने से कोई परहेज नहीं है। बस इतना कहना है कि रसोई घर की 4 दीवारी को हमारी दुनिया मत बनाइए। इस धुएं से हमारी आंखें खराब होती हैं, सांस रुकती है। जो आपने अभी महसूस किया वही हम हर रोज महसूस करते हैं। माया की बात खत्म होते ही रामलाल चुप अपने कमरे में जाता है और औजार लेकर आता है। रामलाल रसोई घर की बंद खिड़की को उखाड़ देता है। आज से रसोई घर में कोई बंदिश नहीं रहेगी। आज से रसोई घर पिंजरा नहीं होगा, सिर्फ रसोई घर होगा। धन्यवाद ससुर जी, बस मैं यही चाहती थी। धन्यवाद देवरानी जी, जो काम हम कभी नहीं कर पाए वो आपने कर दिया। बहू, मैंने भी तुझसे माफी नहीं मांगी है, मुझे भी माफ कर दे। नहीं पिताजी, आपने हमारी परेशानी समझी और उसे खत्म किया, यही सबसे बड़ी बात है। अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब नई नवेली बहू की पिंजरे वाली रसोई पिंजरा नहीं सिर्फ रसोई बन जाती है और पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगता है।